नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज हम बात करेंगे थायराइड से जुड़ी हुई दो बीमारियां, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। वैसे तो थायराइड के साथ जुड़ी हुई और भी बीमारियां हैं, पर इस वीडियो में हम ये दो ही चीज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं थायराइड बेसिकली है क्या। थायराइड एक प्रकार की ग्रंथि है। ग्रंथि यानी इंग्लिश में उसे कहते हैं ग्लैंड। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वह ऐसी ग्लैंड्स है, यानी कि ऐसी ग्रंथियां हैं जो केमिकल सब्सटेंस बनाती है और साथ ही में उसे सीधा ब्लड में रिलीज करती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनमें जो केमिकल सब्सटेंस बनता है वह एक डक्ट यानी कि एक छोटी सी पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। डक्ट के द्वारा दूसरे ऑर्गन में या फिर सरफेस पे रिलीज किया जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो सब्सटेंस बनता है, जो केमिकल सब्सटेंस बनता है, वह डायरेक्टली ब्लड में रिलीज नहीं किया जाता। जबकि उसकी कंपैरिजन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि ये जो ग्रंथि होती है वह जो केमिकल सब्सटेंस बनाती है उसको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। तो ये ब्लड डायरेक्टली ब्लड में जो रिलीज करने वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये जो केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं उनको कहते हैं हार्मोन्स। तो फिर से हम हमारे मुद्दे पे आ जाते हैं थायराइड के बारे में। तो थायराइड जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि इसमें जो हार्मोन जो केमिकल सब्सटेंस बनता है वह डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है। तो इसमें तीन प्रकार के जो केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं। पहला है T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन, दूसरा है T4 यानी कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसे थायरोक्सिन भी कहते हैं, तीसरा जो केमिकल सब्सटेंस है वह है कैल्सिटोनिन। थायराइड की स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो उसमें दो लोब होते हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब। और ये दोनों लोब जो जुड़े हुए जो हिस्से से जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं इस्थमस। इसकी जो बनावट है वो आपको स्क्रीन पे इसकी इमेज दिखाई दे रही है, उस प्रकार से बनी होती है। यह जो थायराइड ग्लैंड है हमारे शरीर में कौन सी जगह पे स्थित है, तो यह हमारे गर्दन के नीचे के हिस्से में सांस नली के आगे के हिस्से में स्थित है, जिस प्रकार से आपको इमेज में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस थायराइड ग्लैंड का जो आकार जो है वह बटरफ्लाई आकार है। इसके जो इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वो छोटी छोटी गांठ जैसे हिस्से होते हैं, इसे कहते हैं नोड्यूलर स्ट्रक्चर। और ये जो नोड्यूल्स हैं उनके अंदर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ये जो कोशिकाएं हैं जिनका नाम है फॉलिकुलर सेल्स। साथ ही में कुछ और भी सेल्स होते हैं जिन्हें सी सेल्स कहते हैं, उनको एक्स्ट्रा फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। ये जो शब्द है वह मेडिकल टर्मिनोलॉजी से, इसलिए आपको पहली बार अगर सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ये स्वाभाविक है। थायराइड जो ग्लैंड है वह तीन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। ये जो T3 और T4 जो है उसमें से T4 को ही थायरोक्सिन कहते हैं। T3 और T4 जो है वह क्या काम करते हैं, तो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका वो नियंत्रण करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म किसे कहेंगे, तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें ग्लूकोज का यूज करके एनर्जी बनाने का काम, उस एनर्जी को स्टोर करने का काम और उस एनर्जी को यूज करने का जो सिस्टम है उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और साथ ही में मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ग्रोथ का काम भी ये T3 और T4 हार्मोन करते हैं। तो ये तीसरा जो हार्मोन है कैल्सिटोनिन, वह क्या काम करता है। कैल्सिटोनिन जो है वह हमारे शरीर में जो ब्लड में जो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है उसको घटाने का काम करता है। कैल्सिटोनिन की वजह से ही शरीर के ब्लड में जो कैल्शियम और फास्फोरस है वह निकलकर हड्डियों में जमा होता है। और जो अतिरिक्त मात्रा, अगर फिर भी कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा अगर ब्लड में है तो उसको यह कैल्सिटोनिन किडनी के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से कैल्शियम और फास्फोरस का जो लेवल है उसको बढ़ने नहीं देता ये कैल्सिटोनिन। पर हम इस वीडियो में फोकस करेंगे थायरोक्सिन पे। ये जो T3 और T4 जो है ये बनाने के लिए शरीर को एक महत्वपूर्ण एलिमेंट की जरूरत होती है, वह है आयोडीन। ठीक है, तो यह आयोडीन हमें हमारे डाइट से मिलता है। खास करके हम जो नमक खाते हैं वो जो नमक जो होता है वो आयोडाइज्ड सोल्ट होता है, उसी के साथ आयोडीन मिक्स हुआ होता है और उसकी पूर्ति मात्रा हमें लेनी होती है और उसी से ये आयोडीन का सप्लाई बना रहता है और उसमें से T3 T4 हार्मोन बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम थायराइड से जुड़ी हुई दो बीमारी के दो मुख्य बीमारी हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करेंगे। थायराइड जो ये तीन सब्सटेंसेस बनाती है उसी के साथ एक और सब्सटेंस हमें समझना है, वह TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे कहते हैं TSH। यह TSH जो है वह थायराइड से नहीं बनता है। TSH बनाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में स्थित होती है, वहां से ये TSH हार्मोन बनता है। जैसे कि इसका नाम है, यह क्या करता है, थायराइड के जो फॉलिकुलर सेल्स है जो मेनली T3 और T4 बनाने का काम करते हैं। तो ये जो TSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में है, वह जो ये सब्सटेंस है TSH वो इस थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करती है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स है थायराइड ग्लैंड में उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से T3 और T4 बनाए जाते हैं। तो TSH का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे T3 T4 का लेवल भी बढ़ता है। और जब कभी T3 T4 की वैल्यू कम हो जाती है तो TSH की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से थायराइड जो ग्लैंड है वह T3 T4 बनाना स्टार्ट करती है। अब T3 T4 और TSH की नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो TSH की नॉर्मल वैल्यू होती है 0.5 से 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर
T3 की नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर और T3 की नॉर्मल वैल्यू होती है 80 से 220 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। जब थायरोक्सिन यानी कि T4 की जो वैल्यू है वह उसकी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और जब इसकी नॉर्मल वैल्यू से कम अगर इसका लेवल हो जाता है तो इसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं उसकी हम बात करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो T3 T4 जो ये हार्मोन्स है वह मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब कभी T3 T4 यानी कि थायराइड से रिलीज होने वाले T3 T4 की जब वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाती है, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन में मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है। तो शरीर जो होता है, जो शरीर की जो कोशिकाएं होती है, वह कोशिकाएं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का यूज करती है। उस वजह से शरीर का तापमान बढ़ता है, उसी वजह से दिल की धड़कनें बढ़ती है, उसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और शरीर से पसीना बहता है। साथ ही में शरीर का तापमान बढ़ता है, जैसे मैंने आपको बताया, और शरीर में एनर्जी यूज हो जाने की वजह से वजन कम होना ये हाइपरथायरॉयडिज्म का खास लक्षण है। इसी के साथ क्या होता है कि बेचैनी बढ़ जाती है ना, घबराहट सी होती रहती है, एक नर्वसनेस महसूस होता है, और जो हाथ पैर के जो मसल्स है छोटे छोटे, उनमें कंपन महसूस होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेमर्स। तो फिर से एक बार बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो तापमान बढ़ जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीने बढ़ जाना, वजन कम होना, नर्वसनेस बढ़ जाना, एंग्जाइटी यानी कि बेचैनी महसूस होना, हाथ पैर में कंपन महसूस होना जिसे कहते हैं ट्रेमर, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सब जो लक्षण है वह हाइपरथायरॉयडिज्म में पाए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाने की वजह से T3 थायरोक्सिन का जो लेवल है वह एक नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये कंडीशन देखी जाती है। दूसरा जो थायराइड से जुड़ी हुई बीमारी है वह है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे ये है हाइपरथायरॉयडिज्म का बिल्कुल उल्टा, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म में जिस प्रकार T3 T4 की वैल्यू बढ़ गई है, उस प्रकार से हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायरोक्सिन की जो वैल्यू है वह उसकी नॉर्मल रेंज से कम हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वह कम हो जाता है। तो इसकी वजह से शरीर की एनर्जी यूज नहीं होती, तो वो एनर्जी शरीर में स्टोर होती है और वजन बढ़ता है। फिर साथ ही में तापमान कम रहता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, दिल की धड़कन जो होती है वह भी कम रहती है, और पसीना जिस तरह से हाइपरथायरॉयडिज्म में ज्यादा पसीना आता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। और साथ ही में हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, व्यक्ति को थकान सी महसूस होती रहती है और एक आलस सा महसूस होता रहता है, और खास उसका महत्वपूर्ण जो चीज है वो है वजन बढ़ जाना। तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जो कोई व्यक्ति ऐसा समझता है या फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना खाना नहीं खाता फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर पिछले कुछ महीनों के दौरान काफी सारा फूला जा रहा है, तो उन व्यक्ति में हाइपोथायरॉयडिज्म होने की शंका व्यक्त की जाती है और फिर ब्लड रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं। उसी के साथ कुछ व्यक्ति का ऐसा होता है कि मैं इतना सारा खाता हूँ फिर भी मुझे शरीर पे लगता क्यों नहीं है, कहीं मुझे हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है, तो इस वजह से उनका रिपोर्ट करवाया जाता है और पता किया जाता है कि उनमें ये जो थायरोक्सिन का जो लेवल है वह उसकी नॉर्मल मात्रा से बढ़ तो नहीं गया है, कि जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा है, उस वजह से उसका शरीर बढ़ नहीं रहा है और जितना भी खाता है वो सारी एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि जब किसी व्यक्ति को ये लक्षण है, इनमें से कुछ लक्षण या ये सारे लक्षण जो पाए जाते हैं, तो उनमें यह बीमारी है कि नहीं वो कंफर्म करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं। तो रिपोर्ट्स में सबसे पहला होता है ब्लड रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट में हम क्या करवाते हैं, ब्लड रिपोर्ट में T3 की वैल्यू देखी जाती है, T4 की वैल्यू देखी जाती है और TSH की वैल्यू देखी जाती है। TSH जो है उसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ी हुई है ना, और साथ में T3 T4 की मात्रा कम है, तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। और अगर शरीर में TSH की मात्रा कम है और T3 T4 की मात्रा ज्यादा है, तो वो कंडीशन हो गई हाइपरथायरॉयडिज्म। किसी भी व्यक्ति में ये जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, तो उसमें ऐसा क्या होता है कि उनको हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो ज्यादातर केसेस में क्या पाया जाता है कि ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या होता है, आपने इम्यूनिटी शब्द सुना है, इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, ठीक है। तो ये जो हमारा इम्यूनिटी मेंटेन करने का जो सिस्टम है, उसको वो कभी कभी हमारे ही शरीर की कोशिकाओं को डैमेज करने लग जाता है, उसकी हाइपर एक्टिविटी कुछ व्यक्ति में पाई जाती है। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज के चलते क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड की जो कोशिकाएं होती है वो डैमेज हो जाने की वजह से जो उसका जो मेन काम है T3 T4 बनाने का, उसमें बाधा होती है, तो उसकी वजह से T3 T4 की वैल्यू घट जाती है, जिसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। साथ ही में एक और क्या होता है कि एक प्रकार की ऑटोइम्यून डिसीज एक और है, जिसमें क्या होता है कि उसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडीज बनते हैं शरीर में, वो एंटीबॉडीज TSH की तरह काम करते हैं। TSH का काम क्या था, TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जो हमारे ब्रेन में होता है, वो जो TSH है वह थायराइड को एक्टिवेट करता है और T3 T4
प्रोड्यूस करवाता है। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो इस ऑटोइम्यून डिसीज जिसका नाम है ग्रेव्स डिसीज, इसमें क्या होता है, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो टीएसएच की तरह काम करते हैं, तो थायराइड ग्लैंड को अननेसेसरीली एक्टिवेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से T3 और T4 की मात्रा बढ़ जाती है और ये कंडीशन हो गई हाइपरथायरॉयडिज्म। और जो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में जो ऑटोइम्यून डिसीज मैंने आपको बताया कि फॉलिकुलर सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है T3 T4 का, वो जो कंडीशन है उसे कहते हैं हाशिमोटो सिंड्रोम। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनको ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यह देखा गया है कि पुरुषों की कंपैरिजन में महिलाओं को ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है उनमें यह बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर ऐसे एरिया में रहने वाले लोग जहाँ पे डाइट में आयोडीन की मात्रा कम होती है, उनके सॉल्ट में आयोडीन की मात्रा कम होती है, ऐसी जगहों पे रहने वाले जो लोग हैं उनमें भी ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर कुछ दवाइयाँ कुछ आदमियों को ट्रीटमेंट के दौरान चलती है, वो है लिथियम और एमियोडारोन नाम की दवाइयाँ। ऐसी दवाइयों की वजह से भी थायराइड डैमेज होने की वजह से बीमारी होने की संभावना रहती है। ये जो लिथियम जो है वह मेनिया नाम की एक बीमारी में दिया जाता है। मेनिया जो एक साइकेट्री की बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश और ऐसा रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए लिथियम दिया जाता है जो थायराइड को डैमेज कर सकता है, इस वजह से थायराइड की बीमारी हो सकती है। दूसरी जो मेडिसिन है एमियोडारोन जो है एरिथमिया नाम की एक बीमारी में दिया जाता है, जिसमें दिल की जो धड़कनों की जो रिदम होती है वो इरेगुलर हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए एमियोडारोन नाम की दवाई दी जाती है और इस एमियोडारोन दवाई की वजह से थायराइड डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही में ऐसे व्यक्ति जिनको रेडिएशन का एक्सपोजर बार बार हो रहा है या ज़्यादा मात्रा में हो रहा है उनमें भी ये जो थायराइड ग्लैंड है वह डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, उसकी वजह से भी ये बीमारी होने के चांस रहते हैं। तो ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर्स। तो जिस किसी व्यक्ति में मैंने आपको जो बताया जो लक्षण हैं, अगर उनमें से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और हमें डाउट करते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति में हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उस केस में कौन कौन से रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है ब्लड रिपोर्ट। T3 T4 और TSH की वैल्यू देखी जाती है। अगर T3 T4 की वैल्यू बढ़ी हुई है और उस केस में TSH की वैल्यू कम है तो ये जो केस हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म का। फिर जो T3 और T4 की वैल्यू अगर कम आती है और TSH की वैल्यू बढ़ा हुआ आता है तो ये कंडीशन हो गई हाइपोथायरॉयडिज्म। साथ ही में दूसरे रिपोर्ट्स जो है उनमें है एंटीबॉडीज, जो कुछ ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडीज हैं उनका रिपोर्ट किया जाता है कि कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेव्स डिसीज या हाशिमोटो सिंड्रोम तो नहीं है, तो उनके चलते कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडी शरीर में पाए जाते हैं, उनको डिटेक्ट किया जाता है। तीसरा जो रिपोर्ट होता है सोनोग्राफी इसलिए किया जाता है कि कुछ कंडीशंस में कैसा होता है कि थायराइड जो ग्लैंड है उसकी साइज बढ़ जाती है ना, और या फिर उसमें या तो पूरे की पूरी साइज बढ़ जाती है या फिर किसी एक लोब की साइज बढ़ जाती है या फिर उसकी जो नोड्यूल्स होती है छोटी छोटी उनकी कोई साइज बढ़ जाती है, तो उसको सोनोग्राफी के द्वारा देखा जा सकता है। और वो कितना फैला हुआ है, उसकी साइज कितनी है, और बारीकी से जानना हो तो उसके लिए सिटी स्कैन और MRI भी किया जा सकता है। साथ ही में इसमें एक और रिपोर्ट है थायराइड स्कैन। इसमें कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं और थायराइड ग्लैंड का फंक्शंस देखा जाता है। तो इस प्रकार से कितने रिपोर्ट्स हो गए, एक हो गया ब्लड रिपोर्ट जिसमें TSH T3 और T4 की वैल्यू देखी जाती है, उसी के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी ब्लड में देखे जाते हैं। फिर उसके बाद हो गया USG यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी, तीसरा जो हो गया सिटी स्कैन MRI और चौथा हो गया थायराइड स्कैन। और डॉक्टर को अगर जरूरत लगे कि ये कोई किसी प्रकार का कैंसर तो नहीं है तो उसके चलते हुए वहाँ से थायराइड का है जो बायोप्सी रिपोर्ट किया जाता है, थायराइड जो वहाँ पे जो टिश्यू है उसको निकालकर लेबोरेटरी में देखा जाता है कि उसमें कोई कैंसर वाले सेल तो नहीं है। तो इस प्रकार से इतने रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं। अब हम ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें T3 T4 की वैल्यू कम हो गई है। थायराइड ग्लैंड है जितनी मात्रा में T3 T4 बनाना चाहिए उतना नहीं बना पा रही है, तो उस केस में क्या उस केस में ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाती है। तो उनको बाहर से ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन वो टैबलेट फॉर्म में दिए जाते हैं। तो उसका डोज किस प्रकार से नक्की किया जाता है, तो जितना कम होता है थायराइड T3 T4 जितना बन नहीं पा रहा है उस हिसाब से डॉक्टर उसका डोज डिसाइड करते हैं। साथ ही में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ मेडिसिन अवेलेबल होती है, वो मेडिसिन भी उनको दी जाती है। कई बार क्या पाया गया है कि थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाने की वजह से या फिर किसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाने की वजह से थायरोइडाइटिस नाम की बीमारी होती है। थायरोइडाइटिस का सीधा सा मतलब है थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाना, तो उसको कम करने के लिए एस्पिरिन हो गया या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो दिए जाते हैं ताकि फिर उसको वापस से उसका नॉर्मल फंक्शन एस्टेबलाइज किया जा सके। कुछ केस में क्या होता है कि ये जो T3 और T4 जो बनते हैं वो बनने के लिए आयोडीन महत्वपूर्ण होता है। आयोडीन जो है वह इसमें यूटिलाइज किया जाता है। तो हम जब कोई व्यक्ति थायराइड की मात्रा
जब किसी व्यक्ति के डाइट में अगर थायराइड की मात्रा कम है तो उस केस में T3 और T4 का जो प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, तो उस केस में भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इस वजह से उनको आयोडीन की मात्रा बढ़ानी होती है उनको खाने में, इसलिए जो नमक के साथ जो मिक्स करके जो आपने सुना होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है वो दिया जाता है। तो कुछ एंडेमिक रीजन्स ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे उनका जो नमक है उसमें या फिर उनकी डाइट में पहले से आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो ऐसे केस में वहाँ पे ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म के केस पाए जाते हैं। ऐसे एरिया में उनको नमक के साथ आयोडीन की ज़्यादा मात्रा दी जाती है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें तो उसके ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें बेसिकली T3 T4 की वैल्यू बढ़ गई है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको कम करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो सर्जरी करके थायराइड का कुछ जो पार्ट होता है उसको निकाल लिया जाता है, या तो कभी जरूरत पड़ने पे पूरा ही पार्ट निकाल लेना होता है। और फिर इस केस में क्या होता है कि पूरी थायराइड ग्लैंड अगर निकाल ली या फिर अपन को थोड़ा सा हिस्सा निकालना था पर अगर ज़्यादा हिस्सा निकल गया सर्जरी के दौरान, तो फिर उनको फिर बाहर से जिस तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म में जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन की जो थेरेपी दी जाती है उसको हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं, वो देनी पड़ती है। और साथ ही में जो हाइपरथायरॉयडिज्म में जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स जो है वो T3 T4 का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ रेडियो एक्टिव आयोडीन वाली जो मेडिसिन होती है वो दी जाती है। वो आयोडीन उन सेल्स के पास जाता है, वहाँ पे स्टोर होता है और उन सेल्स को डैमेज कर देता है और इस प्रकार से प्रोडक्शन कम किया जा सकता है। अगर किसी में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया हाशिमोटो सिंड्रोम है या फिर ग्रेव्स डिसीज है, तो उनमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है उसकी जो हमारी जो ये इम्यूनिटी की जो ये इम्यून सिस्टम की जो हाइपर एक्टिविटी है उसको कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए मेडिसिन वगैरह दी जाती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से थायराइड का स्ट्रक्चर कैसा है, थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं, उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, और जो ये थायरॉक्सिन बढ़ जाने की वजह से जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और जो T3 T4 यानी कि थायरॉक्सिन का जो वैल्यू है उसकी नॉर्मल रेंज से अगर कम हो जाता है, जो कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं और उस कंडीशन को मैनेज कैसे किया जाता है वो हमने देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।